से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 11 वर्ष हुए पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने वित्तीय समावेशन के माध्यम से सशक्तिकरण कर देश भर में बदला लोगों का जीवन। संभल हिंसा की जांच कर रहे 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी रिपोर्ट। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने कहा, अध्ययन करने के बाद की जाएगी आगे की कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में श्रम कानूनों के सरलीकरण की समीक्षा बैठक की। सरकार जल्द लाएगी सुगम्य व्यापार संशोधन विधेयक 2025। और बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियां उफान पर। बदायूं, फर्रुखाबाद, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जन धन योजना को आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये दुनिया के सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री जन धन योजना की झलकियां साझा करते हुए बताया कि कैसे इस योजना ने वंचित लोगों का वित्तीय समावेशन से सशक्तिकरण कर पूरे भारत में जीवन को बदल दिया है। बलरामपुर में प्रधानमंत्री जन धन योजना की एक लाभार्थी सरोज देवी ने योजना के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। जनधन खाता बहुत से महिलाएं खुलाए हैं, यही से बहुत लाभ है, बहुत लेन देन अपन सब करें से। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जापान में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बनारस घराने के मशहूर तबला वादक लच्छू महाराज के जापानी शिष्य शिगेरू मोरियम कल प्रधानमंत्री के स्वागत में टोक्यो में अपनी प्रस्तुति देंगे। पेश है एक रिपोर्ट। बनारस से करीब 5,500 किलोमीटर दूर जापान की राजधानी टोक्यो में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मशहूर तबला वादक पंडित लच्छू महाराज के जापानी शिष्य शिगेरू मोरियम अपनी प्रस्तुति देंगे। शिगेरू मोरियम कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने प्रस्तुति देने को लेकर वह बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि जापान के लोगों में भारतीय कला और संस्कृति के प्रति रुचि लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने मैं अपना तबला और सितार, सारंगी और कथक डांस वो परफॉर्मेंस करने की मौका मिला हूँ। बहुत खुशी हुई है। और आजकल जापान में इंडियन कल्चर जैसे योगा भी है और इंडियन खाना भोजन है और सितार, संगीत, डांस, हर तरह का इंडियन कल्चर का वो पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रहा है और जापानी लोग भी सीखना चाहते हैं। बनारस में रहने के दौरान शास्त्रीय संगीत के साथ हिंदी सीखने वाले शिगेरू कहते हैं कि जापान के लोग भारतीय योग, कला और संस्कृति से काफी प्रभावित हो रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, टोक्यो। नवंबर 2024 में हुई संभल हिंसा की जांच कर रहे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने आज लगभग 450 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने बताया कि रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, ये जो संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ही हम इसके बारे में बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में श्रम कानूनों के सरलीकरण की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास के साथ श्रमिकों की सुरक्षा और सुविधा की गारंटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार जल्द ही सुगम्य व्यापार प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2025 लाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में उद्योग और व्यापार से जुड़े 13 राज्य अधिनियमों में लगभग 99% आपराधिक प्रावधान समाप्त करने की तैयारी हो रही है। सुगम्य व्यापार विधेयक 2025 के अंतर्गत आबकारी अधिनियम, शीरा अधिनियम, वृक्ष संरक्षण अधिनियम, राजस्व संहिता, गन्ना अधिनियम, भूगर्भ जल अधिनियम, नगर निगम अधिनियम, प्लास्टिक कचरा अधिनियम, सिनेमा अधिनियम और क्षेत्र व जिला पंचायत अधिनियम सहित कई कानूनों को अधिक व्यावहारिक स्वरूप दिया जाएगा। इनमें जहां पहले कारावास की सजा का प्रावधान था, वहां अब अधिक आर्थिक दंड व प्रशासनिक कार्रवाई को वरीयता देने की योजना है। बैठक में श्रम कानूनों के सरलीकरण पर भी चर्चा हुई। साथ ही निवेश मित्र 3.0 पर भी विचार विमर्श हुआ। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों और अर्धकुंवारी में हुए भूस्खलन के बाद श्री माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार तीसरे दिन स्थगित रही। इस त्रासदी में कई लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए, जिससे पूरे क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है। अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए श्रद्धालुओं से अपनी यात्रा स्थगित करने का आग्रह किया है। श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पुनर्निर्माण कार्यों की निगरानी कर रहा है। सहायता के लिए हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज एक दिवसीय दौरे पर ललितपुर पहुंची। उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की। राज्यपाल ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डैम और नहरों के बेहतर उपयोग से बुंदेलखंड में पानी की समस्या समाप्त होगी। लेकिन जो नदियों का उपयोग डैम बनाकर, केनाले बनाकर हर खेत तक पानी पहुंचाना चाहिए, इसमें बहुत ही देरी हो गई और इसी वजह से पिछड़ा ही रहा। अभी प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है केन बेतवा परियोजना, वो जब भी पूरी हो जाएगी 2 साल में, तब बुंदेलखंड की जो दशा है ये बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2025 प्रदेश के 48 जिलों में 6 और 7 सितंबर को आयोजित करेगा। आयोग ने अभ्यर्थियों को जिला आवंटन करने संबंधी सूचना जारी कर दी है। इसे आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in पर देखा जा सकता है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने आज अयोध्या में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। बैठक में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और गोवंश संरक्षण के उपायों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि अब अयोध्या आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं को केमिकल फ्री भोजन मिलेगा। यहाँ हम लोगों का आने का उद्देश्य है कि अयोध्या जनपद को हम लोग यूपी का पहला ऐसा जनपद बनाना चाहते हैं जहाँ हर किसान के पास गाय होगी और गौमूत्र और गोबर आधारित गौ आधारित प्राकृतिक खेती होगी, जिसमें केमिकल्स का प्रयोग नहीं होगा और जो जहर मुक्त अन्न फल सब्जियां पैदा होंगी वो अयोध्या में रहने वाले देश विदेश के आने वाले लोग सबको केमिकल फ्री अनाज फल सब्जियां प्राप्त हों। उस उद्देश्य से आज इस जिले की समीक्षा बैठक रखी गई है। वाराणसी के रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला 6 सितंबर से प्रारंभ होगी। 1 महीने तक चलने वाली रामलीला को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस रामलीला की खासियत यह है कि इसमें पात्र आज भी पारंपरिक वेशभूषा के साथ बिना लाउडस्पीकर के संवाद अदायगी करते हैं। वाराणसी में पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश ने आज बताया कि संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रयास से सारनाथ के चौखंडी स्तूप और धमेक स्तूप को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की हाई लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। बदायूं, फर्रुखाबाद, गाजीपुर और बलिया में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हापुड़ जिले के कई गांवों में गंगा नदी का पानी पहुंचने से आवागमन बाधित हो गया है। हापुड़ के जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। लगभग हफ्ते 10 दिन पहले गंगा जी का जलस्तर थोड़ा कम होना चालू हुआ था, परंतु बाद में फिर से बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे खादर क्षेत्र के लगभग 6 से 7 गांव ऐसे हैं जहां फसलों में गंगा जी का पानी आ गया है। गंगानगर करके 1-2 क्षेत्र हैं जहां पे आबादी के पास भी पानी पहुंच रहा है। तहसील स्तर पे राशन किट, चारे, डॉक्टर्स के मेडिकल किट आदि की व्यवस्था करने के लिए सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 11 वर्ष हुए पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने वित्तीय समावेशन के माध्यम से सशक्तिकरण कर देश भर में बदला लोगों का जीवन। संभल हिंसा की जांच कर रहे 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी रिपोर्ट। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने कहा, अध्ययन करने के बाद की जाएगी आगे की कार्रवाई।
मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में श्रम कानूनों के सरलीकरण की समीक्षा बैठक की। सरकार जल्द लाएगी सुगम्य व्यापार संशोधन विधेयक 2025 और बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियां उफान पर। बदायूं, फर्रुखाबाद, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।